हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और न्यूज़ टॉपिक्स की। यूएस ईरान भी है, उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे बिकॉज बाकी टॉपिक्स छोटे हैं, वो जल्दी कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ये इंटरफैक्स का आर्टिकल है। रशिया ने S-100 की प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट की है इंडिया में। एंड अब ये इन एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन इंडिया में होगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जॉइंट प्रोडक्शन होगा। कुछ पार्ट HAL का होगा, कुछ पार्ट UAC का होगा। तो ये बेटर है बिकॉज इंडिया में डिफेंस क्या कहते हैं उस चीज़ को, कि डिफेंस सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग से ग्रोथ होगी वो एक्चुअली इंडिया के एक्चुअल डिफेंस इकोसिस्टम को भी बेटर करेगी। रशिया के साथ डिफेंसिव टाइज अच्छे रहे हैं हमेशा से, तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। नेक्स्ट हम आते हैं इस आर्टिकल पे। गोल्ड का चार्ट है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मुझे हमने कल कवर किया था कि यूरोपियन यूनियन के पास ऑप्शन है कि वो इन रिटर्न फॉर ट्रम्प्स टैरिफ्स, वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो उनके पास बॉन्ड्स हैं यूएस के, वो सेल ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कई बिलियन डॉलर्स में बॉन्ड्स हैं। ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहता, बट यूएस की सबसे बड़ी पावर है उसकी इकोनॉमी एंड उसका डॉलर। बस वहाँ पे जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिसका सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो वो तो यूएस को अच्छे से पता है एंड वो इस चक्कर में एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, बट ठीक है। um, मेरा तो ये मानना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रम्प को जो करना है वो करेंगे ही। यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, A record 43% of central banks indicated plans to increase their own gold holdings. तो ये सब आई थिंक उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि डॉलर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करें, क्योंकि डॉलर पे डिपेंडेंसी यूएस पे डिपेंडेंसी, और यूएस पे डिपेंडेंसी आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ये कल भी कवर किया था, काफ़ी इम्पोर्ट काफ़ी जगह और भी कवर हो गया है। अब तो सबको ही पता है कि यूरोप एंड इंडिया की ट्रेड डील साइन हो गई है। ऑलमोस्ट 20 साल लग गए इस डील को साइन होने में, क्योंकि कुछ ना कुछ टू एंड फ्रो चल ही रहा था। फाइनली फिर ट्रम्प आए, उन्होंने ग्रीनलैंड का मैटर उठाया, और उसके बाद लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम और लोग देखेंगे। कनाडा चाइना के पास चला गया, एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर शायद चाइना के पास गए 8 साल बाद। तो ये भी काफ़ी बड़े इवेंट्स हैं। अब मतलब एलाइज रीस्ट्रक्चर होंगी, ऐसा लग रहा है कि एलाइज रीस्ट्रक्चर होंगी, बट मेरे हिसाब से अभी का एनवायरनमेंट यूरोपियन यूनियन के लिए स्टिल स्टेबल है। यूरोप के लिए अभी एनवायरनमेंट स्टिल स्टेबल है, उसके पास सर पे कुछ बंदूक नहीं रखी गई है कि जी आप चूज करो। मेरे हिसाब से एक्चुअल चॉइस तभी आएगी जब कहीं से प्रेशर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता किसी टाइप का प्रेशर कहीं से भी आए, बट अभी ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, वो सब ठीक है। गोल्ड का वो आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करना चाह मतलब डॉलर का सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं लोग, वो भी ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि बात अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंची कि बात ब्रेक हो जाए। एंड लेट्स सपोज थोड़े टाइम के लिए ब्रेक होता भी है, स्टिल आगे की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि एलाइज में क्या सीन चल रहा है, तो वो देखते हैं। मतलब किसी एक फैक्टर पे कि जी ट्रम्प ने ये सब कुछ बोल दिया, मुझे नहीं लगता कि टाइज एकदम खत्म हो जाएंगे। स्ट्रेन हो गया है, ये है ऑब्वियसली।
पोस्ट ये गार्डियन से की वेबसाइट है। So the post-US world is already taking a shape. Look at massive EU-India trade deal. सब लोग यहाँ पे हर जगह उसी की बात कर रहे हैं। मैं लिंक्स को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Enemy of Europe: How Trump's push for Greenland spooked far-right allies. Okay. So ये तो हम कवर कर ही चुके हैं। यहाँ पे आर्टिकल है बट ये चीज़ पहले भी कवर हो चुकी है कई जगह कि जब अभी लास्ट ट्रम्प ने ग्रीनलैंड के लिए फाइनली बोला था कि हमको चाहिए, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद अपनी एक स्पीच दी थी जिस पे उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। उस चीज़ के बाद मैटर एकदम ही ऐसे हो गया कि अ, अब यूएस पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये है कि आज ये आर्टिकल आ गया, एनिमी ऑफ यूरोप: हाउ ट्रम्प्स पुश फॉर ग्रीनलैंड स्पूक्ड फार राइट allies। ओके, यूरोपियन यूनियन यही कह रहा है कि जी हम दबेंगे नहीं, एंड वी आर अ फ्री कंट्री। ये सब देखते हैं यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में क्या सीन रहेगा, वो तो देखना ही पड़ेगा। बिकॉज फैक्ट तो ये है कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में नेटो के बेसिस हैं, एंड नेटो का बेस इज लाइक यूएस की आर्मी। बहुत सारी जगह पे यूएस की आर्मी है, तो ये चीज कहना कि हम यूएस से एकदम अलग हो जाएंगे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। अब सामने वाले की सेना आपके घर में है, तो वो ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है चीजों का। बट ठीक है, देखते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट भी अभी हमें डिस्कस करना है, वो तो भयंकर लेवल पे ही है, माइंड गेम्स। ठीक है, तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, इनका नाम यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इनका लास्ट टर्म है। तो अभी थोड़े टाइम पहले इनका कमेंट आया था: यूएन चीफ वांट्स लॉ ऑफ द जंगल इज रिप्लेसिंग रूल ऑफ लॉ, warning that the rule of law is being replaced by the law of the jungle. Um, the UN Secretary General on January 26 urged world powers to recommit to international law as the foundation of peace, justice, and multilateral cooperation. ठीक है, सही बात है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अब यूएस आ गया है, उस पॉइंट पे सबको यही लगता है कि बात की जाए तो बेटर है। बिकॉज वरना तो मैटर तो बहुत ज़्यादा उठ गया है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है: The world is also witnessing perhaps the greatest transfer of power of our times, namely from governments to private tech companies. Hegemony is not the answer. Global problems cannot be solved by one power calling the shots, nor will they be solved by two powers carving the world into rival spheres of influence. ठीक है, ये तो क्लियरली यूएस और रशिया के ऊपर है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि शेयर्ड वैल्यूज, पीस, रिफॉर्म, डेवलपमेंट, क्लाइमेट सपोर्ट। ठीक है, अच्छी बात है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि यूएस ने जो करना है वो तो यूएस अब कर रहा है, रशिया ने भी जो करना है वो रशिया ने किया। एंड यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जो मुझे बोलने हैं यूएस और रशिया के, बट चलो फिर कभी। अभी पहले यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। एक और चीज़, जर्मनी ने मिलिट्राइजेशन स्टार्ट कर दिया अपना, जर्मनी भी आर्मी बनाएगी अपनी प्रॉपर। सो उस पे मैंने एक वीडियो देखी थी आज।
तो आई गेस सबको ही थोड़ा सा डर लगता है अगर जर्मनी मिलिट्राइज हो, जर्मनी के पास अच्छी आर्मी हो, बट लेट्स सी। अब कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, बनानी ही पड़ेगी आर्मी। Trump's his massive armada heading to Iran wants time is running out to make a deal. Okay. सो ट्रम्प ने तो यहाँ पे बोल दिया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप डील का डिसाइड कर लो। अब यहाँ पे लास्ट टाइम जब इन लोगों ने स्ट्राइक की थी तब भी इन लोगों ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था। बस 2 हफ्ते होने से पहले इन्होंने स्ट्राइक कर दिया। सो ये तो है ही कि बताओ कुछ करो कुछ। ये तो एक्चुअली वॉर स्ट्रैटेजी है, करते भी हैं लोग और करना भी चाहिए। सो ट्रम्प कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, बट आई थिंक ये लोग कर भी रहे हैं बहुत कुछ, या फिर करने वाले हैं, ऐसा कुछ है। Okay, Turkey arrest 6 over Iran spying drone plans. Iran shut down. Okay. इस वाले आर्टिकल भी बाद में आता है, पता नहीं क्यों ओपन किया था मैंने। खैर लेट्स सी। ठीक है, सो ये गार्डियन का आर्टिकल है, व्हाट डज यूएस वांट फ्रॉम ईरान। सो इन लोगों को, ये लोग ट्रैक कर रहे हैं उसकी डिमांड जो इसने वेरियस टाइम्स पे कही हैं। First, we'll knock the hell out of them because they are building weapons. So first 29 दिसंबर को इनका जो स्पीच थी उनके हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रही है ना, उनसे बहुत प्रॉब्लम है ट्रम्प को। ठीक है, ट्रम्प को भी है, इसराइल को भी है, मेन इसराइल। इसराइल को प्रॉब्लम है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए। समझा जा सकता है इसराइल की ये क्यों रिक्वायरमेंट है। January, true, we are locked, loaded and ready to go. Trump said that if protesters are killed, the US would come to their rescue. ठीक है, ट्रम्प को ईरान के प्रोटेस्टर्स से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी खतरे में पड़े कहीं। सो ट्रम्प ने बोल दिया होगा, मान लूंगा मैं ये चीज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मानने में। मैं फेस वैल्यू में ले लेता हूँ सब कुछ, मतलब फेस के वर्ड वैल्यू। मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये तो वेनेजुएला की स्ट्राइक के बाद है जो ट्रम्प ने ट्वीट किया था, मीगा। USA stands ready for help 10th January. Iran is looking at freedom perhaps like never before. The US stands ready to help. और एक पॉइंट आया था बीच में, हाँ, 13 जनवरी, हेल्प इज ऑन इट्स वे। एक पॉइंट आया था कि ट्रम्प ने बोला इरानियन पेट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर इंस्टीट्यूशन, हेल्प इज ऑन द वे। बट उसके बाद अचानक से आप देखो कि ये वाला 14th जनवरी को ही आ गया, किलिंग इन ईरान इज स्टॉपिंग। ट्रम्प ही कह रहे हैं कि वहां पे एग्जीक्यूशन रुक गए हैं। अब यहाँ पे 13 जनवरी को हेल्प इज ऑन इट्स वे, 14 जनवरी को किलिंग इन ईरान इज स्टॉपिंग। ये अजीब सा है। इसको पक्का कुछ इनको बीच में प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए उन्होंने कुछ पोस्टपोन किया। उसके बाद 22 जनवरी को इन लोगों ने डिसाइड किया हम सब कुछ भेज देंगे अब। ठीक है, और अब फिर कल परसों तो इन लोगों ने अल्टीमेटम दे ही दिया ईरान को कि मेक अ डील, नाउ इज नॉट द टाइम टू लुक अवे। ठीक है, टाइम इज रनिंग आउट। तो ये तो इन लोगों ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की कमेंट्स को इकट्ठा किया यहाँ पे। अब कहते हैं ईरान क्या कर रहा है। सो ईरान, आ, तो हम, मैंने बोला था कि यूएस ट्राई करेगा इसको घेरने का। ठीक है, आगे एक आर्टिकल है जिसमें है कि वो घेरने वाली बात जो मैं बोलती शायद गलत है, ये लोग किसी और जगह पे हैं क्योंकि वही एक जगह जहाँ से स्ट्रेटेजिकली अटैक कर सकते हैं। बट यूएस ने अपनी आर्मीज पोजीशन कर दी। पॉइंट ये ईरान क्या कर रहा है। ठीक है,
अब ईरान के लिए सबसे बेस्ट है कि वो ऑब्वियसली यूएस की तो आर्मीज है, यूएस पे अटैक करने से ईरान पहला अटैक करने से घबराएगा, पहली पहल वो नहीं करेगा। लेकिन उसको डिटरेंस भी चाहिए, तो इसने बोल दिया है कि अगर आपने अटैक किया तो हम टेल अवीव में अटैक कर देंगे बहुत अच्छे से और इसराइल को डैमेज करेंगे। प्लस हमने कल कवर किया था कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने मना कर दिया था अपना एयर स्पेस और ग्राउंड यूज करने के लिए फॉर अटैकिंग ईरान, क्योंकि ईरान ने बोल दिया था क्लियरली कि हमें हमारे नेबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लोग हमारे किसी नेबर का एयर स्पेस यूज हुआ फॉर अटैकिंग अस तो हमें प्रॉब्लम होगी उस नेबर से, और फिर वो देख ले आगे। सो इन्होंने अपने पड़ोसियों को धमका दिया कि कोई साइड नहीं देगा उसकी, यूएस की। एनी मिलिट्री एक्शन by the US from any origin and at any level be considered the start of war, and the response will be immediate, all out, unprecedented, targeting the heart of Tel Aviv and all those supporting the aggressor। ठीक है, so ये ईरान ने किया amid new Iran war threat, US conducts military exercise in Middle East। ठीक है, ये लोग वहां पहुंच गए हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, शो ऑफ पावर। ठीक है, टाइम इज रनिंग आउट फॉर मेकिंग अ डील। मुझे यहाँ पे ये पॉइंट हाईलाइट करना था कि मार्को रूबियो ने बोला है शायद about 30,000 US military personnel were within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough personnel in the region to defend against the possibility। ठीक है, Trump would also maintain the preemptive defense option of striking Iran if there were indications that it was planning an attack on US troops, he said. They certainly have the capability because they've amassed thousands and thousands of ballistic missiles that they've built। Okay, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ट्रम्प बोल दे रहे हैं कि वो कर लेंगे अटैक, अगर उन्हें ऐसा लगा भी कि यूएस के ट्रूप्स पे अटैक होने वाला है वो कर लेंगे अटैक। बोल ही रहे हैं इसमें। खैर, ये तो आ, कह रहे हैं कि यूएस के पर्सनल भी इरानियन मिसाइल्स के रीच में हैं। ठीक है, बट इन्होंने कुछ तो दिमाग लगाया ही है कि वो लोग वहां से बच जाएं। ईरान seeks to avert US military actions with talks in Ankara। ओके, सो टर्की में टर्की में अब शायद इसके पीस टॉक्स होने वाले हैं या हो रहे हैं। Okay, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi will travel to Ankara for talks aimed at preventing US attacks as Turkish diplomats seek to convince Tehran it must offer concessions for its nuclear program if it is to avert a potentially devastating conflict। ठीक है, सही बात है, क्योंकि अब या तो आप अपनी सत्ता रख लो या फिर आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रख लो। तो टर्की चाह रहा है कि कोई पीस सोल्यूशन मिल जाए, बट मुझे नहीं मिलेगा। मुझे मुझे क्या, बहुत लोगों को कॉन्फिडेंट है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को हटाना ही है, बिकॉज इट्स नॉट यूएस। यूएस को न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रॉब्लम है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसराइल को भी है, एंड इसराइल ईरान को बेशक छोड़ दे बट ईरान की लीडरशिप को नहीं छोड़ेगा। ये तो इसराइल का पक्का है। Turkey to offer mediation on US-Iran tensions, ways border measures। ठीक है, इनके बीच में बातें चलेंगी अब।
It's wrong to attack Iran. It is wrong to start the war again. Iran is ready to negotiate on the nuclear file again. Fidan told Al Jazeera television. Okay, ठीक है, बात करने का स्कोप है, बात करने की स्कोप खत्म नहीं हुआ है। ईरान कह भी रहा है शायद कि बात करेगा, बट वो साथ में धमकी भी दे रहा है कि इसराइल को नहीं छोड़ूंगा, नेबर्स में से किसी ने कुछ किया तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। अब सबसे मेन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में तो सबसे इम्पोर्टेंट एलाइज ईरान के हैं रशिया एंड चाइना। रशिया बिजी है, चाइना सेना लेके नहीं उतरेगा। अगर कभी किसी को लग रहा हो कि जी सेना लेके आ जाए, मुझे नहीं लगता कि चाइना अपनी आर्मी भेजने वाला है ईरान पे। हाँ, बैक एंड सपोर्ट दे सकते हैं वो, बट आर्मीज के साथ तो अटैक नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। चाइना के पास और बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं बोल भी रहा था कल, नॉट मैं बोल रहा था बट किसी ने आर्टिकल भी लिखा है कि इस सब के बीच में जो यूएस का पूरा सीन है एंड जो रशिया इस टाइम पे बिजी है एंड यूरोपियन यूनियन इस टाइम बिजी है, इस टाइम पे चाइना पे स्पॉटलाइट है नहीं लोगों की। सो चाइना चुपके से, वही होता है ना कि परफेक्ट मौका, अभी सब बिजी हैं, अभी अभी कर लो कुछ। तो वो पॉइंट है चाइना के पास। एंड रशिया सीरिया के साथ बातें कर रहा है ऑन द करंट सिचुएशंस इन मिडल ईस्ट। The president of Syria has arrived in Russian Federation for a working visit. The agenda of the talks encompasses the current state, prospects for the development of bilateral relations in various spheres, alongside discussions of the current situation in Middle East. ठीक है, तो अब इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं है। मिडल ईस्ट के ऊपर रशिया का इतना अभी तो मुझे नहीं दिखा, but let's see. this यूएस अब्राहम लिंकन, ठीक है, ये क्या हो गया इसको, ठीक है। The shell game at sea is the US Abraham Lincoln actually where Iran thinks it is? ओके, सो वहाँ पे जाने के दो तरीके थे। एक शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से था और एक अरेबियन सी, मतलब दो पोजीशंस हो सकती हैं जहाँ पे ये वॉरशिप हो सकता है। तो लोग मोस्टली कह रहे हैं कि वो अरेबियन सी में है, ठीक है। यहाँ पे है द यूएसएस Abraham Lincoln has officially entered the US Central Command area covering the Middle East. However, unlike commercial vessels, the nuclear-powered giant went dark shortly after transiting the Strait of Malacca. This deliberate silence denies adversaries real-time data on its final deployment zone. ठीक है, the going dark tactic. Obviously ये लोग नहीं चाहेंगे कि ये लोग कोई इनको ट्रैक करें। Electronic sleight of hand, Iran surveillance struggle. Okay, Tehran relies heavily on drones, speedboats, and coastal radar to monitor the Persian Gulf and Strait of Hormuz. However, the USS Abraham Lincoln is likely operating the wider Arabian Sea or Gulf of Oman. In these deep waters, Iran's short range tactical surveillance struggles to maintain a constant fix on the moving airbase. ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि या तो ये गल्फ ऑफ ओमान में या फिर अरेबियन सी में होगा, जो ये आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन है, क्योंकि वहाँ पे इसकी लोकेशन को पॉइंट करके उस पर अटैक करना मुश्किल होगा। By staying hundreds of kilometers offshore, the carrier group utilizes over-the-horizon tactics. Its F-35C Lightning II FA-18 jets can strike deep into land without the ship entering the range of shore-based anti-ship missiles. Okay, बहुत अच्छे weapons हैं इनके पास। Um, the decision to hide carrier's location is also driven by threats from Yemen. Houthi rebels have targeted commercial and military ships in the Red Sea with ballistic missiles. ठीक है, ये ईरान की प्रॉक्सीज की बात हो रही है।
जो बहुत सारी इसराइल ने वीक कर दी हैं और कुछ ख़त्म भी कर दी हैं, बट स्टिल उसका फैक्टर डिस्क्लूड नहीं किया जा सकता कि हाँ, वो सब कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे तो वो लेंगे। जब सामने से बंदा कह रहा है मैं मारूंगा तो मारेगा ही मोस्टली। कुछ लोग डर जाते हैं बट मार देते हैं। तो इस फैक्टर को यूएस ऑलरेडी ध्यान में रख रहा है। Avoiding the Persian Gulf trap. Historically, the US carriers frequently entered the narrow Persian Gulf to show the flag, but those confined waters are now seen as a tactical liability. By operating primarily from the wider of Gulf of Oman, the Lincoln avoids the choke points risk of the Strait of Hormuz. This open ocean stance allow for unrestricted high-speed maneuvers, making the shell game of position shifting significantly more effective अगेंस्ट इरानियन ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये लोग प्रिपेयर्ड हैं, इनको पता है कि ईरान की कैपेसिटी क्या है, नॉन कैपेसिटी क्या है। ये लोग इस हिसाब से पोजीशन करते हैं कि आप हमको नहीं मार पाओगे, चाहे आप कितना भी ट्राई करो। बट लेट्स सी एक्चुअल सीन क्या रहेगा। मैं तो नहीं चाहता कि भाई लड़ाई हो जाए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये मैं उसी की बात कर रहा था। जो ईरान ने बोल दिया कि हम टेल अवीव पे अटैक कर देंगे, एंड अगर कोई नेबर है जो हेल्प कर रहा है यूएस की, तो उस पर अटैक कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में जो स्ट्राइक हुई थी, कह रहे थे लोग कि पाकिस्तान से उसकी मैपिंग हुई, बट मेरे ऑब्वियसली ये सब बातें पता नहीं चलेंगी। बट ईरान को कहीं ना कहीं श्योर है कि उसके साथ धोखा हुआ है, और अब इसीलिए ये इतनी स्ट्रांग वार्निंग आई है कि भाई अगर किसी नेबर ने साइड दी यूएस की, तो हम उस नेबर के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। लेट्स सी। सो आज का इतना ही था। लेट्स होप कि ज़्यादा स्ट्रगल ना बढ़े, एटलीस्ट ओपन फुल फ्लेश वॉर ना हो। मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा हो, कोई भी नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो, बट लेट्स सी, होपफुली चीज़ें ठीक रहेंगी। तो ये आज का हमारा एपिसोड था। सो इसको फिर यहीं पे एंड करते हैं। आपको सही लगा तो फिर आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।